हमारा लेक्चर का टॉपिक चल रहा था इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं का विकास। लास्ट लेक्चर में हम हैं वो कर चुके ट्यूडर काल में संसद। आज हम इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं के विकास के अंतर्गत स्टुअर्ट युग, राजा और संसद का संघर्ष, 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद उसका निकटतम रिश्तेदार स्कॉटलैंड के स्टुअर्ट वंश का जेम्स प्रथम की उपाधि के साथ इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा। उसके साथ ही इंग्लैंड पर स्टुअर्ट वंश का शासन शुरू होता है, जो थोड़े अंतराल के साथ 1688 ईस्वी की महान क्रांति के साथ समाप्त होता है। इस अवधि में संसद के साथ संघर्ष के कारण एक राजा चार्ल्स प्रथम को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और दूसरे राजा जेम्स तृतीय को सिंहासन से। जेम्स प्रथम ने अधिकारपूर्ण ढंग से शासन करने का निश्चय किया। उसका मानना था कि राजा ईश्वर प्रदत्त अधिकार के आधार पर शासन करता है। राजत्व के इस दैवीय सिद्धांत के अनुसार वह कोई विरोध बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। विदेशी आक्रमणों के भय और आंतरिक विद्रोह के कारण ट्यूडर राजाओं ने बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी, और यह शक्ति उन्होंने प्रजा की सहमति से प्राप्त की थी। परंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब किसी विदेशी आक्रमण का भय नहीं था और देश में भी शांति थी। ऐसी स्थिति में संसद जेम्स की विचारधारा से सहमत कैसे हो सकती थी? अतः जेम्स प्रथम और संसद के मध्य संघर्ष का सूत्रपात हो गया। संघर्ष का मुख्य कारण था धर्म, धन, विदेश नीति, संसद के विशेष अधिकार, एकाधिकार आदि विषयों के बारे में जेम्स और संसद के परस्पर विरोधी मत का होना था। जेम्स के अनुसार राजा किसी कानून के अधीन नहीं था और वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी था। 1609 ईस्वी में उसने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि राजाओं को ईश्वर समान मानना उचित है। अगर राजा अच्छा शासन नहीं करता तो भी उसकी प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। ऐसे विचारों को इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था में कोई स्थान नहीं था। संसद की शक्ति का कारण धन पर उसका नियंत्रण था और जेम्स के पास धन का अभाव रहता था। अपनी खर्चीली आदतों और सरकार के बढ़ते व्यय के कारण जेम्स को हमेशा धन की आवश्यकता रही। संसद उसे अधिक धन स्वीकृत करने को तैयार न थी। नतीजा दोनों के बीच संघर्ष और कड़ा संघर्ष था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार संघर्ष का मूल कारण राजा और संसद के बीच प्रभुता प्राप्त करना था। संसद का मानना था कि सत्ता और राजा और संसद दोनों में निवास करती थी, केवल राजा में नहीं। इसके विपरीत जेम्स का मत था कि राजा सर्वोपरि है और संसद राजा से कम महत्वपूर्ण है। वस्तुतः संघर्ष का कारण यह था कि संसद व्यावहारिक शक्ति प्राप्त करना चाहती थी और शासन के कार्य अपने हाथ में लेना चाहती थी, परंतु जेम्स उसे देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। 1604 ईस्वी में संसद ने एक निवेदन पत्र, अ फॉर्म ऑफ अपॉलॉजी ऑफ सेटिस्फैक्शन, तैयार किया, जिसमें जेम्स प्रथम को यह बताने का प्रयास किया गया कि संसद के अधिकार राजा की कृपा पर निर्भर नहीं करते और राजा उसके अधिकारों में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाल सकता। जेम्स को यह बिल्कुल पसंद न आया और उसने दोनों के मध्य तनाव को बढ़ा दिया। धार्मिक विवाद तथा आयात निर्यात करों में वृद्धि ने भी दोनों के मध्य दूरियां बढ़ाई। 1612 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने अपनी पहली संसद को भंग किया। 1614 ईस्वी में नई संसद ने भी राजा को अतिरिक्त धन देने से इनकार कर दिया, अतः उसे भी भंग कर दिया गया। 1614 से 1621 तक जेम्स ने संसद की बैठक नहीं बुलाई।
संसद के बिना ही शासन किया। 30 वर्षीय युद्ध के दौरान 1621 में जेम्स को धन के खातिर संसद को आहूत करना पड़ा। जेम्स के बाद उसका लड़का चार्ल्स प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसका शासनकाल राजा और संसद के मध्य भयंकर संघर्ष के लिए विख्यात है। 1625 से 1628 के मध्य उसने 3 बार संसद को भंग किया और 1629 के मध्य उसने बिना संसद के ही शासन किया। चार्ल्स अपने तमाम प्रयासों के उपरांत भी आवश्यक धन नहीं जुटा पाया, तो 1640 में उसे नई संसद को आहूत करना पड़ा। यह अल्पकालीन संसद के नाम से विख्यात है क्योंकि इसके द्वारा धन की स्वीकृति न मिलने पर इसे तत्काल भंग कर दिया गया था, परंतु इसी वर्ष उसे पुनः संसद को आहूत करना पड़ा। इस नई संसद को दीर्घकालीन संसद कहते हैं। इसने 1640 से 1660 ईस्वी तक काम किया। 1641 ईस्वी में संसद ने त्रैवार्षिक कानून बनाया, जिसके अनुसार राजा के लिए प्रति 3 वर्ष बाद संसद को बुलाना अनिवार्य कर दिया गया। इस संसद ने राजा की निरंकुशता को समाप्त करने के लिए जो कार्य किए वे स्थायी सिद्ध हुए और अब राज्य पर राजा के स्थान संसद की प्रधानता कायम हो गई। आयरलैंड के कैथोलिक विद्रोह और सेना पर नियंत्रण को लेकर चार्ल्स प्रथम और संसद के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुआ उसने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। चार्ल्स प्रथम पराजित हुआ और संसद के निर्णयानुसार 30 जनवरी 1649 को उससे फांसी दे दी गई। क्रॉमवेल चार्ल्स प्रथम के मृत्युदंड से लेकर 1660 के पुनः स्थापना के काल तक इंग्लैंड एक गणतंत्र के रूप में प्रशासित रहा। इस अवधि में इंग्लैंड की कानूनी सरकार दीर्घकालीन संसद के हाथ में रही, जिसे रंप का नाम दिया गया क्योंकि संसद के सदस्यों की संख्या कभी 100 से अधिक नहीं रही। 1653 से 1658 तक सत्ता सीधे क्रॉमवेल के हाथों में केंद्रित रही। 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद स्टुअर्ट वंश की पुनः स्थापना 1660 का मार्ग प्रशस्त हो गया। 1649 ईस्वी में कॉमन्स सभा ने इंग्लैंड को एक कॉमनवेल्थ घोषित कर दिया। काउंसिल ऑफ स्टेट नामक संस्था को शासन की कार्यकारिणी का दायित्व सौंपा गया। धीरे धीरे सेना के अधिकारियों ने इस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अप्रैल 1653 ईस्वी में क्रॉमवेल ने रंप को भंग कर दिया। सेना ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट के नाम से एक संवैधानिक ढांचा तैयार करवाया गया। इसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को प्रोटेक्टर का पद दिया गया और उसे विशेष कार्यकारिणी शक्तियों तथा देश का शासन चलाने के लिए एक निश्चित वार्षिक धनराशि दी गई। नए संविधान के अंतर्गत संसद के स्थान पर एक विधानमंडल गठित किया गया, जिसकी बैठक बुलाने तथा भंग करने का अधिकार प्रोटेक्टरों को दिया गया। विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को स्वीकृति अथवा अमान्य करने का अधिकार भी प्रोटेक्टर को दिया गया। क्रॉमवेल को पहला प्रोटेक्टर नियुक्त किया गया। यह नई व्यवस्था अधिनायकवाद से मिलती जुलती थी, क्योंकि सेना के प्रमुख को सर्वोच्च प्रशासनिक पद भी दे दिया गया था। 1658 ईस्वी में क्रॉमवेल ने इस विधानमंडल को भी भंग कर दिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसे सैनिक अधिनायक को तरह से शासन चलाना पड़ा। स्टुअर्ट वंश की पुनः स्थापना 3 सितंबर 1698 को क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर उसका पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल प्रोटेक्टर नियुक्त हुआ, परंतु रिचर्ड में न तो पिता के समान योग्यता ही थी और न ही प्रतिभा, और न ही उसे संपूर्ण सेना का सहयोग भी प्राप्त हुआ। प्रतिकूल परिस्थितियों से परेशान रिचर्ड क्रॉमवेल ने प्रोटेक्टर पद से त्यागपत्र ही दे दिया। अर्धसैनिकों ने वेतन न मिलने से लूटमार शुरू कर दी।
ऐसी स्थिति में कुछ सैनिक अधिकारियों ने मृत राजा चार्ल्स के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड बुलाया और जल्दी बुलाई गई संसद, जिसे कन्वेंशन संसद कहा जाता है क्योंकि इसे राजा ने नहीं बुलाई थी, ने चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार स्टुअर्ट वंश पुनः राजपद प्राप्त कर सका। परंतु इंग्लैंड के आने के पूर्व इससे एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा, जिसमें उसने सभी को आम क्षमा, एक संसदीय सरकार और धार्मिक स्वतंत्रता देने का वादा कर दिया। पुनः स्थापित राजतंत्र की शक्तियां सीमित थी और अब राजा स्वेच्छाचारी बनने का स्वप्न नहीं देख सकता था। अब वह अपने परमाधिकारों के माध्यम से धन एकत्र नहीं कर सकता था। इसके लिए संसद ने सहयोग अनिवार्य हो गया था। कर और कानून के संबंध में संसद सर्वोपरि बन गई। प्रीवी काउंसिल तथा विशेष प्रकार के न्यायालयों के फौजदारी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। चार्ल्स प्रथम को दिया गया मृत्युदंड भावी राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर सबसे बड़ा अंकुश था। राजतंत्र की पुनः स्थापना के अलावा कन्वेंशन संसद के निम्न कार्य भी रहे। कन्वेंशन के इम्पोर्टेंट वर्क देखें तो पहला, एक अधिनियम द्वारा सभी को क्षमा करना। दूसरा, राजा के लिए एक निश्चित वार्षिक धनराशि तय करना। तीसरा, सेना तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करना। चौथा, राजा, चर्च और राजा के समर्थकों की जो संपत्ति जब्त कर ली गई थी उसे वापस लौटाना। फिफ्थ, दीर्घ संसद के लाभप्रद कार्यों को स्थायित्व देना। और सिक्स्थ, 1651 ईस्वी के जहाजरानी कानून को पुनः लागू करना। चार्ल्स द्वितीय की अगली संसद को कैवलियर संसद नाम दिया गया क्योंकि इसमें राजा के समर्थक सदस्यों का बहुमत था। इस संसद ने 1661 से 1679 ईस्वी तक कार्य किया। इस संसद ने इंग्लैंड के धार्मिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए थे। इन नियमों को बनाने में क्लैरेंडन के एडवर्ड हाइड का विशेष योगदान था, इसलिए इन्हें क्लैरेंडन कोड के नाम से जाना जाता है। इनमें मुख्य थे 1661 में पारित नगर निगम कोड, 1662 में पारित एकरूपता अधिनियम, 1664 में पारित धर्म सभा अधिनियम और 1664 में ही पारित पंचमील अधिनियम। इन सभी नियमों का उद्देश्य एंग्लिकन चर्च की प्रभुता को स्थापित करना तथा असंगठित प्यूरिटनवाद को समाप्त करना था। परंतु इससे समूचे देश में असंतोष व्याप्त हो गया और क्लैरेंडन को अपने प्राण बचाने के लिए इंग्लैंड से भागना पड़ा, क्योंकि सम्राट द्वारा माफ दिए जाने के बाद भी कॉमन सभा में उस पर महाभियोग चलाया गया और 5 साल के लिए देश निर्वासन की सजा दी गई। इस घटना ने सम्राट के सम्मुख संसद की शक्ति को पुनः स्थापित कर दिया था। क्लैरेंडन के पतन के बाद चार्ल्स द्वितीय ने प्रशासन चलाने के लिए प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से 5 सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई। इनमें थे किलफोर्ड, आर्नस्टन, बर्किंघम, अर्टिगटन और लॉडरल। इन 5 के पहले अक्षर के आधार पर इन्हें केबाल कहा जाने लगा। इस समिति के माध्यम से चार्ल्स द्वितीय अपना व्यक्तिगत शासन स्थापित करना चाहता। इस समिति की बैठक एक छोटे बंद कमरे में कैबिनेट में होती, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर यह संस्था कैबिनेट मंत्रिमंडल के नाम से पुकारी जाने लगी। इस प्रकार मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास हुआ। हालांकि आधुनिक कैबिनेट प्रणाली का विकास काफी बाद में संभव हो पाया था। 1672 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कैथोलिकों की सुविधाएं देने के लिए धार्मिक अनुग्रह घोषणा का प्रस्ताव रखा, जिसे कॉमन सभा ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1673 में संसद ने एक परीक्षा अधिनियम टेस्ट एक्ट पारित कर दिया।
इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति इंग्लैंड के चर्च को नहीं मानता, उसके सिद्धांत के अनुकूल शपथ ग्रहण नहीं करता, वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकता। इसे काफ़ी असंतोष फैला और केबाल का पतन हो गया। 1674 से 1678 तक चार्ल्स ने डेनबी के नेतृत्व में कॉमन सभा में राजपक्ष के सांसदों को संगठित करने का प्रयास किया। इसकी प्रतिक्रिया में विरोधी सांसद भी संगठित हो गए। इस प्रकार संसद में दो दल अस्तित्व में आ गए, राजा का समर्थक दल कोर्ट और विरोधी दल कंट्री। डोवर संधि 1670 के गुप्त भाग के प्रकाशित हो जाने पर संसद ने डेनबी पर महाभियोग चलाया और डेनबी को बचाने के लिए चार्ल्स ने संसद को ही भंग कर दिया। 1679 में नई संसद के चुनाव में कोर्ट पार्टी को पर्याप्त सफलता मिली और इस संसद ने 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम हैप्स क्रॉप्स एक्ट पास किया। इसका उद्देश्य राजा के स्वेच्छाचारी अधिकारों को समाप्त करना था। इस अधिनियम के द्वारा किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था और उसे उपयुक्त कानून ढंग से न्यायालय में उपस्थित करना आवश्यक था। 1679-80 में संसद में एक बहिष्कार प्रस्ताव एक्सक्लूजन बिल लाया गया, जिसका उद्देश्य चार्ल्स द्वितीय के भाई जेम्स द्वितीय, जो कैथोलिक का कट्टर समर्थक था, को सिंहासन के उत्तराधिकार से वंचित करना था। परंतु चार्ल्स ने इस बिल को स्वीकृति नहीं दी, संसद को भंग कर दिया। बहिष्कार प्रस्ताव के प्रकरण में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को व्यंग्यात्मक नाम दिए। प्रस्ताव के जो समर्थक थे उसे विंग और जो विरोधी थे उन्हें टोरी कहा गया।